राधे राधे। तो आ गए तुम? अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो राधे राधे। तो मुझे दो चैप्टर बीच में कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सा स्टार्ट किया जाए, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया जाए या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अपन ने कल एक पोल कंडक्ट किया था यूट्यूब पे ही। तो पोल का रिजल्ट क्या है कि बच्चों की प्रायोरिटी क्या है कि सर पहले फिजिकल किया जाए। 78% वोटिंग है। तो वही स्टार्ट करते हैं अपन। केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे लेकिन इसके बाद में पढ़ेंगे। तो अभी क्या पढ़ेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नाम क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम। अब वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम, ये क्या चीज़ है? तो पहले मैं तुम्हें तुम्हारे तरह से समझाता हूँ क्या मीनिंग है इसका। जैसे तुम्हारे स्कूल के अंदर या कोचिंग के अंदर मान लो तुम थे, तुम्हारा दोस्त भी था और भी लोग खड़े थे। तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे मजे लेने के लिए ऐसे बोलता है, भाई भाई वो तुझे देख रही है। ऐसा होता है। तो तुमने क्या किया? दोस्त के कहने पे उसकी तरफ देखा, उसने तुम्हारी तरफ नहीं देखा। फिर तुमने उसकी तरफ देखा, उसने नहीं देखा। फिर तुमने उसकी तरफ देखा और ऐसे मुंह करके चली गई। इसका मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ। अब दूसरा सीन देखते हैं। तुम थे, कोई सामने एक और शख्स था, तुमने उसकी तरफ देखा, उसने तुम्हारी तरफ देखा। फिर तुमने उसकी तरफ देखा और उसने हल्की सी स्माइल, पलके झुका दी और जुल्फे नीचे करते हुए नीचे देख लिया। इसका मतलब तुम दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। तो जिस रेट से तुम उसको देख रहे हो उसी रेट से वो तुम्हें देख रही है। इसका मतलब ये क्या है? इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तो रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन है या नहीं, क्या चेक करना सिंपल है। जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अगर उसी रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अंडरस्टूड। अब आगे वर्ड क्या लगा है? सर आयनिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब आयंस का रोल होगा कहीं ना कहीं, कि कोई एक सब्सटेंस है वो डिसोसिएट होके आयंस में कन्वर्ट हो गया, कैटायन एनायन में। तो जिस रेट से सब्सटेंस आयंस में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वो जो आयंस है वो कंबाइन होके सब्सटेंस बना रहा है। मतलब पर सेकंड जितना सब्सटेंस ब्रेक हुआ आयन में, पर सेकंड उतने ही आयंस आपस में कंबाइन होके उतनी की उतनी अमाउंट सब्सटेंस की वापस रीजनरेट कर दी। तो ये क्या हो गया? आयनिक इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा है फॉर्मेलिटी के लिए। पढ़ो जरा, डेफिनेशन में क्या लिखा है आंसर। कलर अपन आज थोड़ा अलग कुछ करें, थोड़ा मिक्स वाला कुछ कलर ले लेते हैं। और यहाँ पे वाइट ठीक है। हाँ, क्या लिखा डेफिनेशन? आयनिक इक्विलिब्रियम डील्स विद द इक्विलिब्रियम ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई एक सब्सटेंस है विथ इट्स आयन, उस सब्सटेंस का उसी के आयंस के साथ में किसी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। द सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग आयन उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो वर्ड है बार बार आएगा इस पूरे चैप्टर में। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? जिसमें आयन बन सकते हैं, जो आयंस प्रोड्यूस करेगा उस सब्सटेंस को बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो चैप्टर जो है आयनिक, ये बच्चों को लगता है सबसे टफ। सबसे टफ चैप्टर ये लगता है। क्यों? क्योंकि पढ़ने का तरीका रॉन्ग है। डायरेक्टली बच्चा जाता है पीएच कैलकुलेशन के ऊपर, सीधा पीएच शुरू कर देता, पढ़ने की कोशिश करता, पता पड़ता बाद में उलझ गया इसके अंदर ही। तो पढ़ने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहना, तुम्हें मजा आएगा। तुम्हें लगेगा ये तो सबसे इजी चैप्टर है। हाँ, कुछ फॉर्मूले तुम्हें लग सकते हैं कि ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें लगेगा हाँ सर ये तो इतना टफ तो नहीं जितना लोग कहते हैं। तो क्या था डेफिनेशन आयनिक इक्विलिब्रियम की? कि कोई सब्सटेंस है और उसी के आयंस है, उनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अंडरस्टूड। थोड़ा आगे चलते हैं अपन इसके अंदर। अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं सब्सटेंस? तो सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन किया अपन ने किसके बेस पे? कंडक्टिविटी के बेस पे। अभी मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि तुम्हारा बेस बिगड़ा हुआ है और तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं एकदम जीरो लेवल शुरू करूंगा, तो मैं जैसे समझाते रहो समझते रहना, ठीक है? और मैं जब बोलूँ नॉलेज अपडेट कर दो तो कर देना। ये मत सोचना कि सर ये तो मेरे को पता ही है। तुम्हें पता होगा फिर भी मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो तुमने पहली बार पढ़ा होगा। तो अभी मेरे साथ बने रहना। तो सब्सटेंस को क्लासीफाई किया अपन ने कंडक्टिविटी की बेस पे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसको बोल देंगे अपन कंडक्टर। हाँ तो सिंपल है सर ये तो। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा तो क्या बोलेंगे उसको? नॉन कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो चीज़ें हो सकती है। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो पहला उसके अंदर या तो होंगे फ्री आयंस या ऐसे बोलो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या उसके अंदर आयंस होने चाहिए फ्री फॉर्म में, तो वो क्या होगा?
कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। जैसे इसके दो टाइप है। अब कंडक्टर को क्लासीफाई किया दो टाइप से, मेटेलिक और आयनिक। तो मेटेलिक का मतलब सर उसमें मेटल्स को होंगे, और मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे, वो तुम्हें ध्यान रखना है कि हाँ सर मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिकॉज इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन। सर आयनिक कंडक्टर भी होते हैं, आयनिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों, रीजन क्या है, इनके अंदर क्या होता है, फ्री आयंस। अब फ्री वर्ड बोलो या मत बोलो चल जाएगा, सिर्फ आयंस लिखा होगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि अगर सॉल्यूशन बनाया तो वो आयन ऑलमोस्ट फ्री होंगे। तो इसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन। आयनिक के अंदर क्या होगा, फ्री आयंस। एक और डिफरेंस है यहाँ पे इन दोनों में, ये जो मेटेलिक वाला होता है इसका जो रजिस्टेंस होता है आर, वो रजिस्टेंस टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब मेटेलिक कंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रजिस्टेंस क्या होता है, करंट को अपोज करने की टेंडेंसी। लेकिन यहाँ इसका उल्टा है, ये जो आयनिक वाला होता है इसमें रजिस्टेंस टेम्परेचर का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आयनिक कंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, करंट ज़्यादा फ्लो होगी। तो ये दो पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पे, मेटेलिक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये आयंस की वजह से। इसमें टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इधर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और चीज़, एग्जाम्पल कौन होंगे, अब सब नाम से पता पड़ रहा मेटेलिक में कौन, जितने भी मेटल्स है वो सब के सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आयनिक में जितने भी सॉल्यूशन वाले पार्ट है कि कोई सब्सटेंस अगर डिजोल्व हो गया तो उससे आयन बन गए तो वो सब किस में आएगा, आयनिक में। NaCl का सॉल्यूशन हो गया, KCl का सॉल्यूशन हो गया। अच्छा हो सकता है मेल्ट फॉर्म में भी हो, मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर NaCl को मेल्ट किया है तब भी वो क्या बन जाएगा, आयनिक बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मेल्ट करने के अंदर भी Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग बन जाता है। अब आयनिक को वापस फर्दर क्लासीफाई किया अपन ने स्ट्रॉन्ग और वीक के अंदर। ये कैसे किया कि जो आयनिक इलेक्ट्रोलाइट है या उसको बोलो आयनिक कंडक्टर है, वो कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो पूरा पूरा टूट रहा है ऑलमोस्ट। अगर उसका डिसोसिएशन पूरा हो रहा है कि हाँ पूरा पूरा टूट गया तो उसको बोलेंगे अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पूरा नहीं टूट रहा, पार्सली डिसोसिएट हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दूसरी समझिए अपन ने, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, नॉन कंडक्टर। मेटेलिक के दो पॉइंट, आयनिक के दो पॉइंट, अब इनको पढ़ना डिटेल के अंदर अच्छे से अपने को। ये अपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से है। फ्लो चार्ट क्लियर है। अब जैसे मेटेलिक कंडक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही है, कुछ होते हैं नॉन मेटेलिक। अच्छा इसमें कौन कौन आएंगे नॉन कंडक्टर में, रबर हो गया, रबर, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और जनरली जनरली नॉन मेटल भी इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बट एक एक्सेप्शन है, कौन सा, ग्रेफाइट। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है क्या, कि ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला पॉइंट तुम ध्यान रखना। ग्रेफाइट क्या कार्बन का एलोट्रोप है, नॉन मेटल है, इस तरफ आएगा नॉन कंडक्टर के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो वो कंडक्टर में काउंट करेंगे इसको। तो ग्रेफाइट को कंडक्टर में काउंट करना है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक एक्सेप्शन है। अंडरस्टूड। अब चलते हैं अपन इनके बारे में डिटेल के अंदर कि स्ट्रॉन्ग कौन सा और वीक कौन सा, थोड़ा अपन सही से और पढ़ लेते हैं। अब चलते हैं अपन क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, स्ट्रेंथ के बेस पे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोल कौन होगा, जो पूरा पूरा टूट जाएगा, कि जिसको पानी में मिलाया अपन ने और पानी मिलाने के बाद पूरा पूरा टूट गया, तो वो किस में आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पढ़ लेते हैं, दोज आयनिक कंडक्टर विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, उनको बोलना अपने को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है सर। दूसरा, इनके लिए जो होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका बोलेंगे, 100%। इसको अपन सिंबल लिखते हैं अल्फा से, सिंबल क्या है, अल्फा। तो अल्फा कितना होगा यहाँ पे 1। अल्फा 1 का मतलब तुमने जितने मोल सब्सटेंस लिया था वो पूरा पूरा टूट गया। एग्जाम्पल के लिए तुमने लिया था 5 मोल NaCl, तो 5 मोल NaCl पूरा पूरा टूट गया 5 मोल Na प्लस में एंड 5 मोल Cl माइनस में, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और क्या चीज़ है, सॉल्यूशन ऑफ सच इलेक्ट्रोलाइट्स आर हाईली कंडक्टिंग, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इनकी। ठीक है, अब बात है कि सर पता कैसे करेंगे। तो पता करने का तरीका क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, पानी में डाल दो, कंप्लीटली आयनाइज हो गया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा कि सर उसमें तो वायर डालो, अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है एज कम्पेयर टू दूसरे,
तो वो अगर फास्ट कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बट दोनों तरीके से अपन पता नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को तो एग्जाम देना है। तो क्या करेंगे? तो तीन चीज़ें तुम्हें याद रखनी है इसके अंदर। तीन चीज़ें कौन कौन सी? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पहला पॉइंट। दूसरा, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है वो सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जितने भी टाइप के सॉल्ट है, ऑलमोस्ट सब टाइप के सॉल्ट, वो भी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जब भी मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड तो बच्चे के दिमाग में तीन ही चीज़ें आती है सर, एक HCl, एक H2SO4, एक HNO3। बेटा अगर तुम्हारे दिमाग में तीन ही चीज़ें आ रही है इसका मतलब तुम अभी भी नाइन्थ के लेवल पे ही हो, क्लास 8 9 में ही पढ़ रहे हो। तुम नॉलेज तुम्हारा अभी भी बढ़ा नहीं है। अच्छा, जब भी पूछता हूँ भाई स्ट्रॉन्ग बेस बताओ तो बच्चा दो एग्जाम बताता है मेरे को, सर एक तो NaOH और दूसरा KOH, इससे आगे बढ़ता ही नहीं है। तो देखो टाइम के साथ में बेटा नॉलेज अपडेट करना जरूरी है। तुम अभी जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम दो एग्जाम्पल लेके अगर जेई नीट क्लियर करना चाह रहे हो तो तुम क्या करना है? टाइम के साथ अपडेट करना है। अब तुम बोलोगे सर हमको बताया ही नहीं किसी ने कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात सही है, अब तो बता रहा हूँ मैं। अब वो सब याद कर देना कौन कौन से, सुनो। एक है HClO4 पर क्लोरिक एसिड, HClO4। एक है HbRO4, दो हो गए, HClO4 HbRO4। फिर तीसरा HCl जानते हो, इसके बड़ा भाई HBr, उससे भी बड़ा भाई HI। तो HCl से पावरफुल है HBr, HBr से पावरफुल एसिड कौन है? HI। ये हो गया। तुम्हें पता है HNO3, ठीक है। H2SO4 पता है, एक और याद करो H2SO5। कौन सा? H2SO5, कैरोस एसिड बोलते हैं इसको। और एक और याद रखना तुम, RSO3H। इस तरह के तो कौन कौन से देख लो यहाँ पे, HClO4, HI, HBr, HCl, HNO3, H2SO4, H2SO5, HBr को बता दिया पहले, और RSO3H। तो ये एग्जाम्पल तुम्हें अब थोड़ा नॉलेज अपडेट कर दो। वो तीन के अलावा इतने सारे और भी होते हैं, ठीक है। तो इन सबको कहाँ काउंट करना अपने को? स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर काउंट करना है, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर कौन कौन है? दो तुम्हें याद है, कौन कौन से? NaOH, KOH। अब इसमें एक और ऐड करो। अच्छा सिंपल याद करना, इधर देखो, जो ग्रुप वन के मेटल है उनका हाइड्रो ऑक्साइड, ग्रुप वन में कौन सर? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। इन सब के पीछे OH लगा दो, तो उन सबको अपन स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट करेंगे, जैसे LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CHOH, ठीक। और जो ग्रुप टू में मेटल है नीचे वाले, हैवियर मेटल, उसमें कौन से? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कौन कौन? तीन नाम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। उनका हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, ठीक है। जल्दी याद करो इनको अभी कभी, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। नॉलेज करो अपडेट। अब मैं बता दिया कौन कौन से स्ट्रॉन्ग काउंट करना है तुम्हें, कौन कौन से वीक काउंट करना है, ठीक है। और क्या है? ऑल सॉल्युबल सॉल्ट। अब ये सॉल्युबल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो तब भी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो तब भी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, या वीक एसिड वीक बेस हो, कुछ भी हो चारों कॉम्बिनेशन, तब भी क्या काउंट करना है? इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में काउंट करना है। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इधर क्या बताया था मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है ग्रुप वन के हाइड्रोक्साइड, और ये तीन याद करने ग्रुप टू के हाइड्रोक्साइड तुम्हें, ठीक है। अच्छा LiOH के बारे में क्या है ना, ये इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है जितना बाकी सब है। सुन लो, लिथियम हाइड्रोक्साइड NaOH KOH के कंपेरिजन में क्या थोड़ा सा वीक है, फिर भी इसको काउंट तो करेंगे स्ट्रॉन्ग के अंदर ही। मतलब ऐसा कह सकते हो कि पूरी तरह स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और वीक भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा कम है। तो कुछ कुछ बुक क्या करती है, इसको काउंट नहीं करती। जैसे LiOH को अपन स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे, ठीक है तुम्हारी मर्जी, बट अपन क्या करेंगे, ग्रुप वन के हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग काउंट करना अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम, ये तुम्हारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल टू 1। अब आएंगे इसका उल्टा पॉइंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसमें क्या होगा? ये हो रहा था कंप्लीटली डिसोसिएट, वो नहीं होगा। इसका अल्फा कितना था? 1 था, उसका 1 से कम होगा। ये क्या थे? हाईली कंडक्टिंग थे, वो लो कंडक्टिंग हो गए। इधर एग्जाम्पल क्या थे? स्ट्रॉन्ग एसिड थे, इनका उल्टा कर दो, वीक एसिड वीक बेस। तो चलो इस तरफ आते हैं अपन। ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या होगा? दे आर पार्शियली आयोनाइज्ड। फिर इधर क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ अल्फा इज लेस देन 1, और लो कंडक्टिंग सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखो क्या क्या लिखा है। HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, HOCN, एक सेकंड,
कौन कौन से? HCN, HOCN, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। फॉस्फोरस के तीनों एसिड है। फॉस्फोरस के तीनों एसिड वीक एसिड में काउंट होते हैं, H3PO4, H3PO3, H3PO2। ठीक है। ऐसे ये H3BO3 बोरिक एसिड है। तो ये कुछ एग्जांपल। और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है, नहीं क्या बोलेंगे, सॉरी, ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मोस्टली सब के सब ऑर्गेनिक एसिड है, वो सब याद रख देना वीक एसिड के अंदर। जैसे सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, वो सब के सब किस में आएंगे? वीक एसिड के अंदर काउंट कर देना। वीक बेस कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, FeAl, ये सब, ये हाइड्राजिन बोलते हैं इसको। N2H को बोलते हैं हाइड्राजिन। RNH2 को बोलते हैं अमाइन। तो ये सब किस में काउंट होंगे? वीक में। देखो सिंपल सा याद करना तुम्हें, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो वीक रख दो, बात खत्म हो गई। पहले वाले याद कर दो सब, उनके अलावा दिख जाए सब वीक में काउंट कर लो, झंझट ही नहीं है अपने को। ठीक है, क्लियर हो गया? तो स्ट्रॉन्ग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, वीक कौन सा, ये एग्जांपल याद रखना तुम्हें। वीक एसिड वीक बेस किस में आएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे थोड़े सा अपन। अब क्या है? अब यह एक वर्ड और आता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हालांकि इसका टाइप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीच में लिखा हो सकता है। क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट? नाम से पता पड़ रहा है सर, जिसमें आयन नहीं बनेंगे, जिससे आयन फॉर्म नहीं होंगे, उसको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर बट डू नॉट आयोनाइज। मतलब अगर तुम उसको पानी मिला दोगे तो सिर्फ वो घुल जाएगा। क्या होगा? डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन आयन नहीं बनाएगा। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज को पानी में मिलाओ, थोड़ी देर हिला दो, क्या होगा? डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन क्या आयन बने? नहीं। तो उनको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली नॉन कंडक्टर ही है ये, और कुछ अलग चीज़ नहीं है। ऐसे यूरिया, यूरिया को पानी में मिलाओ घुल जाता है, लेकिन आयन प्रोड्यूस नहीं करता। ये एल्कोहल, माहौल बनाने काम आता है। अब एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन। एक वर्ड लगा है मैंने जानबूझ के यहाँ पे, ऑलमोस्ट। मैंने जीरो नहीं लिखा, क्या लिखा है? ऑलमोस्ट। क्यों? इसका रीजन आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि ऑलमोस्ट सेंस का मतलब क्या है। रीजन है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, जानबूझ के नहीं लिखा है। तो आयन कितने बनेंगे? इनकी वजह से कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी क्या लगा है? ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग। ऑलमोस्ट का वर्ड बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तब। चले आगे। अब एक थ्योरी है आर्नियस की, कि कोई भी सब्सटेंस अगर डिसोसिएट हो रहा है, एसिड हो, बेस हो, या कुछ भी हो, तो उसके लिए एक थ्योरी दी है कि जो सब्सटेंस होगा उसके आयन बनेंगे और उनके बीच में तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। उससे रिलेटेड थ्योरी है। और कब डिसोसिएट ज़्यादा होगा, कब कम होगा, उसके बारे में एक दो पॉइंट है उसके, क्या क्या है पढ़ लो। देयर एग्जिस्ट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क कर रहा हूँ मैं स्टार। देयर एग्जिस्ट अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड, मतलब जो टूट चुका है वो, एंड अनडिसोसिएटेड, जो भी टूटा नहीं है वो, मतलब रिएक्टेंट जो अनडिसोसिएटेड वो, और जो आयन बन के वो डिसोसिएटेड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। तो उनके बीच में क्या रहा है? इक्विलिब्रियम आ रहा है। इसी इक्विलिब्रियम को बोलते हैं क्या अपन? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है बताओ? इक्विलिब्रियम क्या था? कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उस रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। या सब्सटेंस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, आयन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये था इक्विलिब्रियम। अब दो टाइप का हो सकता है ये, एक तो हो सकता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। अब डायनेमिक वर्ड लिखा है उसको समझाता हूँ मैं तुम्हें। तो जैसे ये वाला इक्विलिब्रियम देखो, ए बी से बन रहा है, ए प्लस और बी माइनस। तो अगर तुम बाहर से देखोगे किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो बाहर से देखने पे ऐसा लगेगा कि हाँ अब तो इक्विलिब्रियम आ गया है, कोई चेंज हो नहीं रहा है, ना कलर चेंज हो रहा है, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना गैस इवॉल्व हो रही है, ना किसी भी टाइप का प्रेसिपिटेट बन रहा है, ना कुछ चेंज हो रहा है। तो बाहर से देखने पे क्या लग रहा है कि सर एक जैसा लग रहा है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो एपियर होता है कि स्टेटिक है, मतलब रुक गया है। बट एक्चुअल में रुकता नहीं है कभी भी। कोई भी इक्विलिब्रियम रुका हुआ नहीं होता। क्या होता है? एक सेकंड में जितना ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, उसी एक सेकंड में ये इतना कन्वर्ट हो गया। तो हर मोमेंट पे तुम देखोगे तो तुम्हें ए बी की वैल्यू सेम दिखेगी। मतलब पर सेकंड ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती है एवरी मोमेंट में। इसलिए बाहर से देखने पे क्या लगता है कि रिएक्शन नहीं हो रही, रिएक्शन रुक गया, लेकिन रिएक्शन हो रही है। लेकिन क्या हो रही है? दोनों डायरेक्शन में हो रही है। रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है, बैकवर्ड भी जा रही है, दोनों की रेट क्या है? सेम है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन लेके आना मेरे को, उसके लिए कुछ करते हैं। तो ये कोई सब्सटेंस था, T इज इक्वल टू जीरो पे कुछ होगी कंसंट्रेशन इसकी, मान लेते हैं सी मोलर। कंसंट्रेशन कितनी मान लेते हैं अपन? सी मोलर, कैपिटल सी। ये स्टार्टिंग में कितना होगा सर? जीरो जीरो, क्योंकि रिएक्शन तो हुई नहीं अभी। इसमें से कुछ अमाउंट कम होगी, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो कुछ कम हो जाएगा। इसमें से कितना कम हो गया? मान लेते हैं सी माइनस सी अल्फा अमाउंट। इसको एक्स भी मान सकते हो तुम चाहो तो। और ये कितना बना? सी अल्फा बना, सी अल्फा बना।
कोफिशिएंट देखना होता है। यहाँ पे 1 लिखा है तो 1:1 चल रहा है यहाँ पे। तो अगर ये सी अल्फा कम हुआ तो ये सी अल्फा बनेगा, ये सी अल्फा बनेगा। सर अगर यहाँ पे 2 होता तो, मान लो 2 होता तो यहाँ पे 2 लगा देता मैं। सर अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं यहाँ पे 3 लगा देता। स्टोइकियोमेट्री देख के अपन काम करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन में 1 1 था, तो क्या लिखा अपन ने, सिर्फ इधर अगर सी अल्फा माइनस किया तो इधर भी क्या आएगा, सी अल्फा और सी अल्फा। अब तुमने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, के डिसोसिएशन कैसे लिखो इक्विलिब्रियम के अंदर। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी और रिएक्टेंट की नीचे आएगी। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम के लिए फॉर्मूला जो बनेगा, ए प्लस एक्वस एट इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन, बी माइनस एक्वस मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ए बी। यही तो आएगा। चाहो तो ए क्यू लिख दो। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आती है, रिएक्टेंट के नीचे आती है केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब इनकी रखता हूँ मैं वैल्यू, तो सर इसकी वैल्यू है सी अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी अल्फा डिवाइड बाय रिएक्टेंट है सी माइनस सी अल्फा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे कॉमन लिया मैंने सी और लिखा मैंने 1 माइनस अल्फा। तो कटने की खुशबू आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ तो रही है। ये गया, कितना आया फिर ये तुम्हारा के डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। सर ऊपर बच गया एक सी, एक बच गया अल्फा स्क्वायर और नीचे बच गया 1 माइनस अल्फा। तो ये आ गया मेरा एक एक्सप्रेशन, के डिसोसिएट इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। इसको तुम्हें ध्यान रखना है। अब मैं कुछ कंडीशन लगाता हूँ इसके अंदर। कंडीशन क्या, इफ अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम हुई, अल्फा लेस देन 1, अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कोई भी चीज़ कितना टूट रही है उसका फैक्टर है। तो अगर अल्फा 1 है मतलब पूरा पूरा टूट गया, अल्फा 0 मतलब बिल्कुल टूट नहीं रहा है। तो अल्फा कितना है, 1 से बहुत छोटा है, मतलब बहुत कम टूट रहा है। तो एक काम कर सकते हैं अपन, तो जो 1 माइनस अल्फा है वो, उसको मैं अल्फा मान सकता हूँ कि 1 मान सकता हूँ। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो 1 में से बहुत कम को माइनस करूंगा तब भी कुछ मेजरेबल चेंज तो नहीं आएगा। तो रखो यहाँ पे, तो तुम्हारा के डिसोसिएशन कितना आ गया, के डिसोसिएशन इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अगर इससे तुम्हें अल्फा निकालना हो तो निकाल सकते हो, उधर भेज देना इसको। तो अल्फा इज इक्वल टू सी को डिवाइड में ले जाओ और रूट लगा दो, तो के डिसोसिएशन बाय सी। यह आ गया तुम्हारा अल्फा की वैल्यू। क्लियर है? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिसोसिएशन बाय सी। तो अब तुम्हें के अगर पता हो और सी पता हो तो निकाल सकते हो कि वो सब्सटेंस कितना डिसोसिएट होगा। और ये के डिसोसिएशन क्या है, के डिसोसिएशन नाम क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या नाम है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आरएनएस थ्योरी क्या बताती है कि कोई भी सब्सटेंस कितना डिसोसिएट होगा उसका एक आपस में रिलेशन बताएगी, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है के डिसोसिएशन और अल्फा के बीच में आपस में एक रिलेशन है एक तरह से। वो कंडीशन बेस्ड अगर ये वैलिड हो तो ये करना है, अदरवाइज तो यही तुम्हें याद रखना है। तो के डिसोसिएशन इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये पॉइंट क्लियर है आरएनएस वाला? चले आगे। गुड। अब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन कर लेते हैं अपन। बार बार आएगा ये, अभी आ गया, पहले भी पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम के अंदर भी, आगे भी आता रहेगा। अब सिंपल तरह से समझाता मैं तुम्हें, पहले वो देखो। मान लो मैंने क्या किया, 10 मोल लिया एसिटिक एसिड। क्या लिया, 10 मोल एसिटिक एसिड, ठीक है। अब उसको पानी में मिलाया मैंने, और मुझे पता पड़ा कि 10 में से 4 मोल टूट गया। कितना, 4 मोल डिसोसिएट हो गया। तो टोटल 10 मोल था, 4 मोल टूट के आयन बना दिए। तो अल्फा कितना हुआ, तो सर 4/10, मतलब जितना टूट गया वो, और नीचे टोटल कितना आ गया 4/10 मतलब 0.4। ये हो गया अल्फा। अच्छा और एक और एग्जांपल, मान लेते हैं कि मैंने लिया 100 मोल फॉर्मिक एसिड। कितना, 100 मोल फॉर्मिक एसिड। उसको फॉर्मिक एसिड में मिलाया पानी के अंदर मैंने, और पानी में मिलाने के बाद में मैंने देखा कि उस 100 मोल में से 10 मोल टूट के आयन बना दिए उसने, और 90 मोल ऐसे कैसे बचा। तो 100 लिया था, 10 मोल टूट गया, तो कितना टूटा वो ऊपर रख दो 10, नीचे 100, 10/100 कितना 0.1, तो 0.1 क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड का अल्फा आ गया। अंडरस्टूड? अब चलो यहाँ देखो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फ्रैक्शन ऑफ, किसका फ्रैक्शन है, मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट हैज डिसोसिएटेड अंडर गिवन कंडीशन, मतलब कितने टूट गए उसका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमेशा कैसे निकलेगा, इनिशियल मोल्स में निकलेगा। तो ये तुम्हें फॉर्मूला सिंपल से याद रख सकते हो, रखना हो तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन, मतलब जो टूट के गए वो ऊपर रखना है, टोटल मोल्स नीचे रखना है, ये आएगा तुम्हारा। क्लियर हो गया? तो अल्फा को इस तरह से तुम्हें याद रखना है कि कितने मोल टूट रहे हैं और टोटल कितने लिए थे। मान लेते हैं कि मेरे पास थे 10 मोल एसिटिक एसिड थे, 10 मोल एसिटिक एसिड थे, उसमें से
2 मोल क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो बताओ अल्फा कितना हो गया? तो सर अल्फा आ गया 2/10, मतलब 0.2। फ्रैक्शन आ गया, एक नंबर है ये। चले आगे। अब बात आती है कि सर ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये डिसोसिएशन है ज़्यादा होगा कम होगा, किस पे डिपेंड करेगा? तो बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला, एक तो उस सब्सटेंस खुद पे डिपेंड करेगा, मतलब कि तुमने सब्सटेंस क्या लिया है, वो सब्सटेंस तुमने अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है या वीक लिया है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है सर। दूसरा, दूसरा डिपेंड करेगा उस सब्सटेंस को तुमने किस में डिजोल्व किया है, मतलब सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट पोलर नेचर का है या नॉन पोलर नेचर का है, या पोलर भी है तो अलग अलग तरह से डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? उसके डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं अपन, चिंता मत करो। या देखो, तो पहला है फैक्टर अफेक्टिंग का है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो तुमने जो सब्सटेंस लिया है अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो अल्फा 100%, मतलब अल्फा 1। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो अल्फा की वैल्यू 100% नहीं होगी, 100 से कम होगी। इतना वर्ड सही है। अच्छा, मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग कौन से वीक कौन से कैसे पता करना, जल्दी बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड सब के सब किस में आएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जितने भी टाइप के सॉल्ट है जो डिजोल्व हो रहे हैं वो सब के सब किस में आएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है। वीक में इसका उल्टा कर देना, वीक एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से थे? अपडेट किया नॉलेज? HClO4, HbRO4, HI, HBr, HCl, HNO3, H2SO4, H2SO5, और भी बताया था RSO3H। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से थे? ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, और ग्रुप 2 में 3 कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम के OH लगा दो। ठीक है। अब दूसरा कहता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही अल्फा ज़्यादा होगा। अब सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये तुम पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, फिर भी तुम्हें बताता हूँ मीनिंग क्या है, सेंस समझाता हूँ मैं तुम्हें। तो सेंस क्या है, जैसे मान लो कोई भी दो आयन है, एक कैटायन है एक एनायन है, या दोनों सेम चार्ज है अपोजिट है, कुछ भी हो, दो आयन है, उन दोनों आयन के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो कुछ फोर्स की वैल्यू होगी। मान लेते हैं फोर्स की कुछ वैल्यू है। ठीक है। अब क्या किया, उस दोनों आयन के उसी सेटअप को मैंने किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, किसी सॉल्वेंट के अंदर डिप कर दिया मैंने। अब मैंने उनके बीच की वैल्यू निकाली फोर्स की, तो कुछ चेंज होगी। तो जिस फैक्टर से चेंज हुई है उस फैक्टर को बोलेंगे अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ नहीं आया? इधर देखो, यहाँ पे देखो, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R। ठीक है, कुछ वैल्यू होगी Q1, Q2 और R। मैंने इनके बीच में निकाला फोर्स की वैल्यू, और मान लेते हैं फोर्स आ गया 800 न्यूटन। मान लेते हैं कितना आया? 800 न्यूटन। अब मैंने इसी पूरे सेटअप को, इसी को क्या किया, मैंने पानी के अंदर डिप कर दिया। इसी को Q1, Q2 ऐसा कैसा पूरा पानी के अंदर डुबो दिया। अब मैंने पानी के अंदर ही इसके अंदर फोर्स की वैल्यू निकाली। तो वो फोर्स की जो वैल्यू आई है कितनी आई है पता है? वो आई है सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन। इतनी कम क्यों? ऐसा क्या हो गया? तो जब उसको डिप किया अपन ने किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्वेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी थी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो क्या है? वो ये बताती है कि कोई भी फोर्स जो एयर में लग रहा था उसके रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स कम हो जाएगा। तो कितना हुआ? तो कैसे पता पड़ा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू से। तो जो वाटर होता है उस वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अप्रॉक्स 80 लेते हैं अपन, 80। तो वो जो 800 था उसको 80 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 10। इसलिए वो 10 आया। तो मतलब एयर में अगर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो पानी में डिप कर दो, फिर उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कम हो जाएगा। तो वाटर के लिए कितना होता है? 80। तो इसका मतलब वाटर के अंदर जो फोर्स लगने वाला वो 80 टाइम्स कम हो जाएगा सीधा। तो 80 से डिवाइड कर दिया मैंने, 10 आ गया। अंडरस्टूड? अब क्या अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग होता है, जैसे वाटर का लिखते हैं अपन 80, ऐसे फॉर्मिक एसिड है 59 होता है इसका, अप्रॉक्स लिखा है, एग्जैक्ट नहीं है। इथेनॉल वही, माहौल, दो बूंद जिंदगी की, 24। एसीटोन गर्ल्स यूज करती है नेल पॉलिश रिमूवल के अंदर, वो उसका कितना होता है? 21। एसिटिक एसिड का यहाँ पे लिख रखा है 6। क्लोरोफॉर्म का ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कितना? 0। तो क्या तुम्हें इनमें से किसी का डेटा याद रखना है? तो याद नहीं रखना, किसी की भी वैल्यू तुम्हें याद नहीं रखनी है। वाटर का ध्यान रखना कि 80 के आसपास होता है बस। बाकी डेटा अगर एग्जाम में आएगा तुम्हें दे देगा वो। ठीक है, मैंने तो कंपेयर करने के लिए बताया है। तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी चार्ज को, दो चार्ज को पानी में रखूंगा तो फोर्स कितना होगा? 80 टाइम्स कम हो जाएगा।
उसी दो चार्ज को अगर मैंने उस पैक में रख दिया तो 24 × 4 कम हो जाएगा, उनके चार्ज के बीच का फोर्स है। ऐसी तरीके मैं कहता हूँ 6 टाइम्स कम हो जाएगा, जितना था उसका 6 से डिवाइड करना है। इसमें रखा फॉर्मेशन में तो उस फोर्स को 59 से डिवाइड कर देना, समझ गए। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो वो सब्सटेंस खुद स्ट्रॉन्ग है या वीक, दूसरा किस में डिप किया उस पर डिपेंड करेगा। तो डिप किस में किया है, सॉल्वेंट का नेचर हो गया। अंडरस्टूड। तो तुम्हें याद क्या रखना है, ये वाला लाइन, कि जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना वो जल्दी टूट जाएगा। क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। डेटा याद नहीं रखना है। तीसरा फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन बना, कि सॉल्यूट था, सॉल्वेंट था, मिक्स किया, सॉल्यूशन बन गया। अब उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो कंसंट्रेशन मतलब कह सकते हो वॉल्यूम, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम। तो क्या होता है, अगर वॉल्यूम क्या होता है, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, किसका वॉल्यूम, उस सॉल्यूशन का, तो अल्फा ज़्यादा होगा। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे है डाइल्यूशन से, वॉल्यूम, अच्छा लिख दिया यहाँ पे। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन अल्फा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इसको थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के नाम से, आज ही पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। नेक्स्ट टॉपिक वही है अपना। और किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो जनरली जो ये डिजोल्यूशन होता है, कि किसी को तुम डिजोल्व कर रहे हो, तो वो होता है एंडोथर्मिक नेचर का। और तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा ले चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। एंडो में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो सब्सटेंस ज़्यादा टूटेगा, तो अल्फा बढ़ गया। इसका मतलब डिसोसिएशन कैसा होता है जनरली, एंडोथर्मिक। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अल्फा बढ़ जाएगा। अब मान लो क्वेश्चन में लिख दे वो पहले से कि सर एक्सोथर्मिक है, तो इसका उल्टा कर देना। अगर मान लो क्वेश्चन में कंडीशन लगा दे कि मान लो ये कोई हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, या कोई एग्जांपल दे दे वो कि ये इसका जो डिसोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है, तो अगर वो एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, तो इसका उल्टा कर देना कि सर एंडो में अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे अल्फा बढ़ता है, तो एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अल्फा कम हो जाएगा। सिंपल, इट्स सो ईजी। ठीक है, चले आगे। ये पढ़ने वाले चिंता मत करो, ये बता दिया मैंने तुम्हें। अब एक दो और फैक्टर है, फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्टार मार्क कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं, कॉमन आयन इफेक्ट। ये चीज़ इक्विलिब्रियम में भी आती है, यहाँ पे भी आती है, आगे भी आएगी इसके अंदर। कॉमन आयन इफेक्ट नाम से पता पड़ा सब कॉमन कॉमन, कि हाँ पहले भी था बाद में भी था, दो चीज़ें सेम हो रही होगी। तो जब भी कॉमन आयन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्फा की वैल्यू चेंज होगी, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। जनरली क्या होगा, अगर प्रोडक्ट साइड में कॉमन आयन आ रहा है, प्रोडक्ट साइड में आयन एक कॉमन आ रहा है, तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड ले आएगा, तो इसका मतलब अल्फा कम हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझो क्या चीज़ है। जैसे मान लो लिया NH और OH लिया मैंने, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूटेगा ऐसे NH प्लस में और OH माइनस में, वीक ऐसे टूटेगा। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर मिक्स किया, मैंने अलग से मिलाया, ऊपर से मिलाया NH4Cl। ये NH4Cl क्या एक सॉल्ट है, ये तो क्या है, सॉल्ट है। तो सॉल्ट है तो पूरा पूरा टूटेगा, तो ऐसा एरो लिखूंगा मैं। और ये क्या है, पार्सली, तो ऐसा एरो लिखूंगा मैं। तो डबल एरो दिख रहा है, इसका मतलब वो पार्सली डिसोसिएट हो रहा है। और एक ही तरफ एरो दिख रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो NH4Cl सॉल्ट था, इससे क्या बना, ये बना और ये बना। अब अगर ध्यान से देखो, उसी बीकर के अंदर क्या हो गया, NH4 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। और अकॉर्डिंग टू ले चैटले प्रिंसिपल क्या होता है, अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, रीएडजस्ट होगा। तो अगर प्रोडक्ट बढ़ गया है, तो प्रोडक्ट क्या चाहेगा, उसकी वैल्यू कम हो, तो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। तो ये रिएक्शन जाएगी इस तरफ, और इस तरफ जाएगी, इसका मतलब एक कंबाइन होना शुरू करेंगे आप। इसका मतलब नहीं टूट रहा है, इसका मतलब वो, तो इसका मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट में अगर प्रोडक्ट साइड में कॉमन है, अच्छा कुछ नहीं लिखा मतलब प्रोडक्ट में ही कॉमन है, ये अंडरस्टूड है। तो प्रोडक्ट साइड में कोई भी आयन कॉमन हो गया तो क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन को बैकवर्ड पुश करेगा, तो अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी। अब एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया, कंटेनिंग एन आयन, उसमें कोई आयन है, वो आयन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, और वो आयन पहले सॉल्यूशन के अंदर है, इसका मतलब हो गया कॉमन आयन। तो क्या होगा, रिजल्ट इन द सप्रेशन ऑफ द आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन, तो उसका अल्फा सप्रेस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल, कोई भी आयन कॉमन था तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। और रीजन लिखा, जस्टिफिकेशन और लिखा, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ कॉमन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन विल इंक्रीज। हाँ सर, अमोनियम बढ़ गया यहाँ पे, दोनों सेम साइड में, देयरफॉर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड जाएगा ले चैटले प्रिंसिपल से। दैट इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो इसका पूरा क्लियर जस्टिफिकेशन।
तो तुम्हें डायरेक्ट क्या रखना है, अगर प्रोडक्ट में कोई भी आयन कॉमन दिख जाए इसका मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, अल्फा कम हो जाएगा। सर इसका उल्टा हो गया तो? सर कॉमन आयन नहीं हो गया, कॉमन आयन का उल्टा हो गया, ऑड आयन इफेक्ट या रिवर्स आयन इफेक्ट। तो ऑड आयन इफेक्ट हो गया तो अल्फा बढ़ जाएगा। देखो इधर, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ऑड आयन इफेक्ट में क्या होगा, जैसे एग्जांपल देखना, NH4 था वही, NH4 प्लस बना, OH माइनस बना, पार्सली टूट रहा था। अब मैंने इसके अंदर क्या मिलाया, HCl को पास किया, मिक्स किया। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा पूरा टूट जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में। अब इधर क्या होगा, इधर कोई भी आयन कॉमन है क्या प्रोडक्ट में, देखो नहीं सर कॉमन तो नहीं है, लेकिन सर एक दूसरे के अपोजिट आयन है, एक दूसरे के रिवर्स आयन प्रेजेंट है। कि हाँ सर, जो H प्लस का नेचर है उसके अपोजिट यहाँ पे OH का नेचर है। मतलब सर ये एसिड है तो ये बेस है, अपोजिट आयन क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा सर, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, मतलब इसकी अमाउंट भी कम होगी, इसकी भी कम होगी। इसका मतलब ये, अगर प्रोडक्ट कम हो रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो अल्फा बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे? वापिस सुन लो। अगर कॉमन आयन नहीं है, ऑड आयन है, तो ऑड आयन में क्या नेचर देखना है इनका, कि नेचर अपोजिट है, H प्लस और OH माइनस। अपोजिट नेचर क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करके वाटर बना देंगे, तो H प्लस OH माइनस रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, OH की कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट अगर कम हो रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो ये जाएगी इस तरफ जाएगी। इसका मतलब अब ये ज़्यादा टूटेगा, अल्फा बढ़ गया। अब पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग अ डिफरेंट ऑड आयन टू अ सॉल्यूशन, अलग आयन ऐड किया, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीजेस इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, बढ़ जाएगा वो। अब थोड़ा और जस्टिफिकेशन दिया है, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ ऑड आयंस कंसंट्रेशन ऑफ OH विल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, देयरफॉर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी, उससे अल्फा बढ़ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? तो सेम सेम आयन दिखे तो अल्फा कम कर देना, अलग आयन दिखे तो रिएक्शन हो जाएगी उनके आपस में, और आपस में रिएक्शन हो जाएगी, इसका मतलब अल्फा को बढ़ा देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट कम हो रहा है। वो प्रोडक्ट कम हो रहा है तो लेच एटले प्रिंसिपल क्या बोलेगा, प्रोडक्ट को बढ़ा दो तो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाओ, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी, अल्फा बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो टोटल 6 फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है अल्फा। किस पे? सब्सटेंस, सॉल्वेंट, मिलाने के बाद बना सॉल्यूशन, उस पर हो गया, टेम्परेचर, कॉमन आयन, ऑड आयन। अब एक जगह लिखा था रेफर टू ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ, उस पर चलते हैं अपन। वो क्या चीज़ है? तो ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ, पहली बात तो है किसके लिए वैलिड है, दिमाग में रख दो कि सर ये है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पहले पढ़ लो फिर बता दो क्यों। सोचना, वीक के लिए क्यों, स्ट्रॉन्ग के लिए क्यों नहीं है। तो एक बार रीड कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या लिखा है। फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट किसका, स्क्वायर रूट डाइल्यूशन का, मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर रूट कर दो डाइल्यूशन का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब ये कह रहा है अल्फा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, और वही अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल है। ये कहना चाह रहा है इसके अंदर। तो एक क्वेश्चन ये है कि सर ये वीक के लिए क्यों वैलिड है, स्ट्रॉन्ग में क्या दिक्कत है, स्ट्रॉन्ग के लिए लगाना चाहे तो क्या दिक्कत है, सोचो, थोड़ी बार बताऊंगा मैं। ये सीखा यहाँ पे। अब इसको अपन वेरीफाई करते हैं कि ये आया कहाँ से। अभी जो लिखा था अल्फा रूट वी के प्रोपोर्शनल है, डाइल्यूशन के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट के, कहाँ से आया इसको प्रूव करते हैं अपन। एग्जाम्पल लिया, कोई भी एक ए बी एक सब्सटेंस है, टूट रहा होगा ए प्लस और बी माइनस में, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ होगी इसकी, कितनी मान लेते सर कंसंट्रेशन है सी। ये कितना होगा, स्टार्टिंग में जीरो, स्टार्टिंग में जीरो, जीरो क्यों रखा भाई, स्टार्टिंग में रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई ही नहीं है तो जीरो ही होगा ये तो जो भी था वो रिएक्टेंट था। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रिएक्शन हो गई कन्वर्ट, तो इसमें से कुछ कम हो जाएगा, कितना, सी माइनस सी अल्फा, ये बन जाएगा 1:1 लिखा हुआ यहाँ पे, तो ये सर ये बनेगा सी अल्फा, ये बनेगा सी अल्फा। अब लगा दो लॉ ऑफ मास एक्शन, के डिसोसिएशन, वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो क्या आएगा बताओ, तो सर प्रोडक्ट में आएगा सी अल्फा, अरे ए प्लस की कंसंट्रेशन, बी माइनस की कंसंट्रेशन, और डिवाइड बाय ए बी की कंसंट्रेशन, यही तो है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसको रखो, वैल्यू रखो इधर, तो सर वैल्यू आएगी ए प्लस की वैल्यू है सी अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी अल्फा, और नीचे आएगा रिएक्टेंट, सर रिएक्टेंट में सी कॉमन ले लो, तो सर आएगा सी कॉमन लेने पे आएगा 1 माइनस अल्फा। सर कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर, सर एक सी कट गया, ठीक है सर बहुत अच्छा।
तो ये वैल्यू कितनी आई के डिसोसिएशन सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा। ये तो पहले भी आया था क्या? हाँ, कहाँ पे? आरएनएस के अंदर आया था। एक्सप्रेशन तो वही है। तो मेरे पास आ गया के डिसोसिएशन इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस एल्फा। ये तो पुराना वाला एक्सप्रेशन है, कोई नई चीज़ नहीं है। इसको मैं इक्वेशन वन रख देता हूँ, थोड़ी देर बाद में काम आएगी ये। तो के डिसोसिएशन क्या हो गया? सी एल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस एल्फा। अब क्या करते हैं अपन? क्या करें? किसकी बात हो रही है? वीक इलेक्ट्रोड। और वीक के लिए अल्फा क्या होता है? लेस देन वन। इफ, या इफ न मान के लेट मान लेते हैं अपन। लेट अल्फा जो है वन से बहुत छोटा है। अच्छा, कितना छोटा? अगर परसेंटेज में बात करें तो 5% जो है उसको अपन इधर काउंट करेंगे, मतलब 5% से कम टूट रहा है, ये अप टू 5% टूट रहा है, तो उसको क्या, ये वाला केस हो जाएगा। मतलब 100 मोल लिए मैंने और 100 मोल में से सिर्फ 5 मोल ही टूट रहे हैं, 95 ऐसे के ऐसे बचे हुए हैं, तो वो वाला केस होगा। ठीक है, करो जरा। एल्फा लेस देन वन है, तो सर ये वन माइनस एल्फा क्या बन जाएगा? तो सर ये वन माइनस एल्फा बन जाएगा सर आपका एल्फा के वन वन, क्योंकि एल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, एल्फा को नेगलेक्ट कर दो। तो कितना आ गया? वन आ गया। उसको उठा के रखो ऊपर। तो सर अपना आया के डिसोसिएशन इज इक्वल टू सी एल्फा, इसको नीचे वन है, ठीक है। इससे जरा एल्फा की वैल्यू बताओ। तो एल्फा आएगा सर, सी को नीचे ले जाओ, सी को ले जाओ नीचे डिवाइड में। एक काम करते हैं, यहाँ करते हैं अपन। तो एल्फा कितना आएगा बताना जरा। तो सर एल्फा इज इक्वल टू रूट के डिसोसिएशन अपॉन सी, यही आया। बस, तो ये तुम्हारा आंसर है। इसको जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एल्फा प्रोपोर्शनल वन बाय रूट सी, यही तो बोला था स्टार्टिंग में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, मिला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। अब ये और बच गया, इसको भी ले आते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ डायल्यूशन के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, इधर देखते हैं। ये जो सी होती है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सी मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन, TRATIUN। हाँ, सी क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स बाय वॉल्यूम। 1 मोल की बात करो या कुछ भी मोलो, रखो उसको उठा के वहाँ पे, उसको वहाँ रखो, तो कितना आएगा बताना जरा। एल्फा इज इक्वल टू, या एक काम करो, यहाँ रख दो, इसमें रख दो। तो के डिसोसिएशन, ये जो सी है, सी की जगह रख दो n/v, तो n नीचे आ गया, ऊपर आ गया n/v। किसी भी सॉल्यूशन के मोस्ट कांस्टेंट मान रहा हूँ मैं भी। तो कितना आएगा? वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है बताओ? तो प्रोपोर्शनल ही है, स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। हाँ तो ठीक है, बात तो वही है। एल्फा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी, आ गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी। वी क्या है? डाइल्यूशन। वी मतलब वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को यहाँ पे क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन यूज करेंगे यहाँ पे। मतलब वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना एल्फा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया, जस्टिफाई हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, दोनों बता रहे हो जस्टिफाई। अब इसको चलते हैं क्वेश्चन वन पे वापस आते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन वन, थोड़ा और मैं अलग बताता हूँ। क्या डिसोसिएशन कितना है? सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा। इसको देखते जरा। तो सर अपने पास जो आया के डिसोसिएशन, वो कितना है? सर वो है सी एल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस एल्फा। ठीक है, जरा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ये कहाँ से आया? इक्वेशन वन से लिखा मैंने, और कहीं से नहीं आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, इसका क्या आता है? तो सर इसका के का मल्टीप्लाई करो, के डिसोसिएशन का वन से वन, और इसका अल्फा से मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा इंटू के डिसोसिएशन। ठीक है सर, इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर। इन दोनों को या किसी को भी इसको इक्वेशन नंबर टू बना देते हैं। अब क्या करते हैं अपन? कंडीशन लगाते हैं कि अगर अल्फा बहुत कम है, या इसका उल्टा मान लेते हैं अपन कि सी अगर बहुत कम है, कंसंट्रेशन बहुत कम है, इफ या व्हेन, जब भी ऐसा हो कि कंसंट्रेशन बहुत कम है, कितनी कम है? ऑलमोस्ट जीरो। कंसंट्रेशन टेंस टू जीरो, कंसंट्रेशन जीरो की तरफ है। तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा बताओ? तो सर यहाँ जीरो हो जाएगा, इसका मतलब तो यही तो होगा। अरे कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, अगर कंसंट्रेशन टेंस टू जीरो है तो सर ये जीरो बन जाएगा। तो कितना आएगा वहां से बताना जरा। तो सर वो के डिसोसिएशन है माइनस एल्फा। अच्छा एक काम को उसको उधर भेजो, उधर भेजो उसको। माइनस के डिसोसिएशन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा। तो उसको उधर भेज के अल्फा बताओ कितना आएगा। देन अल्फा कितना आएगा बोलो। अरे बता दो यार, प्लीज़ बता दो यार, प्लीज़।
मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कितना आएगा अल्फा? 1 आएगा। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन अगर जीरो की तरफ बढ़ रही है तो अल्फा कितना जाएगा? 1 की तरफ। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, कंसंट्रेशन जीरो का मतलब क्या? बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में अल्फा कितना आएगा तुम्हारा? 1। और किसकी बात हो रही है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। और वीक का अल्फा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो वो जो वीक था अब वो स्ट्रांग बन जाएगा। इसका मतलब तुम चाहो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रांग इलेक्ट्रोल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? बाय डिक्रीज कर दो कंसंट्रेशन या वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो। बात तो एक ही है। ये पॉइंट समझ में आया? क्या बोला मैंने? वापस सुन लो। अगर कंसंट्रेशन जीरो है मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे उसको? डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट। तो उस केस में क्या होगा? अल्फा कितना आ रहा है? अल्फा आ रहा है 1। इसका मतलब था तो वीक, बन क्या गया? वो बन गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? कंक्लूजन क्लियर हो गया? क्या देखो लिख रखा मैंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे भी काम आएगा। ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये एग्जाम में पूछते हैं, जो बता रहा हूँ मैं तुम्हें अभी। तो ध्यान से समझते रहना जो तो बताऊँ मैं। क्या है कंक्लूजन? देखना, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। था तो वीक, कैसे बिहेव कर रहा है? स्ट्रॉन्ग की तरह। कब? व्हेन सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट, मतलब अल्फा जब 1 बन जाएगा। ठीक है? और उनका नाम क्या है? सच सॉल्यूशन इज नोन एज इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। और उनकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? बाद में नहीं बढ़ेगी, कुछ लिखा होगा हाँ। एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सच सॉल्यूशन डज नॉट फर्दर इंक्रीजेस ऑन फर्दर डाइल्यूशन। मतलब फिर तो क्या बढ़ेगी? जीरो हो जाएगी उनकी मोलर कंसंट्रेशन। तो ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है, ये वर्ड ध्यान रखना है, इन्फाइनेटली डाइल्यूशन सॉल्यूशन, इन्फाइनेटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो रीजन क्या है ये लिखने के पीछे? पीछे मैंने प्रूफ बता दिया। अब ग्राफ देख लो, अगर सी की वैल्यू इधर ले जाओ, जीरो हो जाएगी। अरे सी को, ग्राफ को पीछे पढ़ना तो इधर लाओ, इधर 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 इधर, यहाँ पे। तो वहाँ टच कर रहा 1 पे, तो सी अगर जीरो होगा तो 1 होगा। अब कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, तो ये कम होते 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 जीरो हो जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा कितना भी वीक हो, कि सर 10th में नंबर नहीं आए, 9th में नहीं आए, टेस्ट में आए नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। अगर कंसिस्टेंसी से तुम पढ़ रहे हो तो तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाओगे। ये मैटर नहीं करता कि पहले क्या था, वो पास्ट था, चला गया, उसको भूल जाओ। अभी तुम अगर कंसिस्टेंसी पढ़ रहे हो, जैसे ये चैप्टर है, मैं जैसे पढ़ा रहा वैसे पढ़ते रहना, जो जो क्वेश्चन दो वो करते रहना, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा स्कोर बाकी सबसे बहुत अच्छा आएगा। ट्राई करके देखो, एक चैप्टर पूरा मेरे कहने पे पढ़ के देखो, मैं जैसे बताओ वैसे करते रहना, प्रॉपर नोट्स पढ़ाओ, क्वेश्चन करो, फिर तुम देखो कि तुम किसी भी कंडीशन में रहे होंगे, क्लास में तुम्हारी परफॉर्मेंस जो मैं पढ़ाऊँ उसमें देखना सबसे बेस्ट आएगी तुम्हारी। ये क्लियर हो गया? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को तुम चाहो तो स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? डायल्यूशन को बढ़ाते रहो। चले आगे, कोई दिक्कत? अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है, अच्छा काम क्या है, वो सवाल पढ़ तो लिया आपने। तो पहला देखते हैं, ये चीज़ अप्लाई करते हैं अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए, उन पर अप्लाई करके देखते हैं क्या चेंज आता है। मान लेते हैं कोई वीक एसिड है एच ए, वो टूट रहा होगा एच प्लस और ए माइनस में। एसिड से क्या बनेगा? एच प्लस बनेगा और ए माइनस बनेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ होगी इसकी, कितनी मान ले सर? जी सी मान लो आप। तो ये कितना होगा इनिशियली? जीरो। सर जीरो क्यों? भाई स्टार्टिंग में रिएक्शन हुई नहीं है तो जीरो होगा ना। जब रिएक्शन हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया, तो कुछ कम हो जाएगा, तो सी माइनस सी अल्फा, ये कितना? सी अल्फा, ये कितना? सी अल्फा। ये तो आया। बताओ के। सर के क्यों? अभी तो आपने लिखा था के डिसोसिएशन। अब सुन लो इधर, जब किसी सब्सटेंस की बात करेंगे और वो कोई सब्सटेंस टूट रहा होगा, तो उसके लिए लिख देंगे अपन के डिसोसिएशन इन जनरल। ठीक। अगर वही सब्सटेंस एसिड हुआ, वही सब्सटेंस क्या हुआ? एसिड हुआ, तो सिंबल भी चेंज कर लेंगे। तो के डिसोसिएशन की जगह मैं के ए लिख दूंगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। बट सर अगर वो सब्सटेंस बेस हुआ मेरा, क्या हुआ? सब्सटेंस बेस हुआ, तब क्या करूंगा मैं? के डिसोसिएशन का सिंबल चेंज करके मैं के भी लिख दूंगा, तो उसको बोल दूंगा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है? तो सब्सटेंस इन जनरल है तो लिखा मैंने के डिसोसिएशन। सब्सटेंस अगर एसिड है तो के लिख दूंगा। बेस हुआ तो के। सर पानी हुआ तो? सर वो सब्सटेंस अगर वाटर हुआ तो वही चीज़ें जो है वो क्या लिख दूंगा उसको मैं? सर उसको लिख दूंगा के डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब वाटर के लिए। चलो ठीक है, सिंबल। तो के मतलब एसिड आने पे सिंबल चेंज कर दिया मैंने, बेस आने पे के भी लिख दिया, वाटर आया तो के डब्ल्यू लिख दिया मैंने इन जनरल। समझ गए?
है तो वही सब्सटेंस। अब जरा यहाँ लिखा मैंने, यहाँ क्या लिखा है, के। अच्छा, लिखना कैसे है, वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या क्या बताना, प्रोडक्ट में सर है, एक तो है ए माइनस, एक है एच प्लस, फिर एक तो है एच प्लस, एक है ए माइनस, और एक है एच है। ठीक है, वैल्यू रखो जरा सर, इसकी वैल्यू सी अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी अल्फा। ये तीसरी बार कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लो, ये सेम चीज़ तीसरी बार आ रही है यहाँ पे। 2 बार तो कर चुका मैं, एक बार आरएनएस में, एक बार ओसवाल में, अब कर रहा हूँ वीक एसिड के लिए। एक बार फिर आएगा वीक बेस के लिए, वो तुम्हें करना है। क्या आएगा, सी कॉमन ले लिया, 1 - अल्फा, सी को उड़ा दो यहाँ पे सर, ये कट जाएगा, इधर आएगा सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा। सर कंडीशन लगाओ, इफ अल्फा अगर बहुत छोटा हुआ, लेस देन 1, तो सर नीचे वाला नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा उस केस में, 1 - अल्फा इज इक्वल टू 1। 1 - अल्फा कितना हो जाएगा, 1। तो रखो क्या आया तुम्हारे पास, के ए इज इक्वल टू आया सर सी अल्फा स्क्वायर। इससे बताओ अल्फा कितना आया सर, अल्फा आया इज इक्वल टू रूट के ए बाई सी। थोड़ी देर पहले लिखा था के डिसोसिएशन बाई सी, अब यहाँ पे क्या लिखा, के ए बाई सी। बात क्या फर्क पड़े, कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, बताओ एच प्लस कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पे, अगर मुझे पूछे इसके अंदर कि अब इक्विलिब्रियम आने के बाद में एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताओ कितनी आएगी, कितनी आएगी एच प्लस कंसंट्रेशन बताओ। तो सर एच प्लस कितना आएगा सर, वो आएगा सी इंटू एल्फा। कितना आएगा, सी इंटू एल्फा, यही तो आएगा, एच प्लस की वैल्यू सी अल्फा। तो एल्फा की वैल्यू ये रही, रख दो उठा के। तो कितना आएगा तुम्हारे पास, सी इंटू इसकी वैल्यू के ए बाई सी। कुछ कट रहा है कि, हाँ सर ये कट जाएगा। अब बच्चा गलती करता है यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, याद देखना, मैं इसको अंदर भेजता हूँ, सी स्क्वायर इंटू के ए बाई सी, सी स्क्वायर इंटू के ए बाई सी। अब कुछ लोगों को ये दिक्कत लग रही होगी, क्यों, सुन लो इधर, अगर अंदर सी स्क्वायर है तो बाहर सी आएगा। हेलो, अरे अंदर अगर 5 स्क्वायर है तो बाहर 5 आता है, अंदर अगर 2 स्क्वायर है तो बाहर 2 आता है। तो अगर बाहर है, उसका स्क्वायर अंदर होता है, वही तो लिखा मैंने। ये सी जो था उसको मैंने अंदर भेज दिया, तो सी स्क्वायर लिख दिया मैंने उसको, अभी भी नहीं आया। अरे भाई, अगर सी स्क्वायर अंदर है तो बाहर कितना आएगा, सी आएगा ना। तो ऐसे कर लो, अब एक सी काट सकते हैं इसके अंदर, कितना बचा, तो ये आएगी से वेरी रूट के ए बच गया, और इंटू आ गया अपने पास सी। ये आया मेरे पास एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, जो तुम्हें डायरेक्ट ध्यान रखना है। दोबारा इसको अपन डिराइव नहीं करेंगे, जब भी एच प्लस आएगा वीक एसिड के लिए तो मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा के इंटू सी। अब आगे वाले कास में मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा के इंटू सी, ये मैंने इसका जस्टिफिकेशन बता दिया, समझ गए। तो अगर इसका के ज़्यादा होगा तो एच प्लस ज़्यादा होगा। अच्छा, के क्या है, के का नाम क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, या बोल सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। बात तो एक ही है। अब एग्जैक्टली सेम काम तुम्हें करना है बेस के लिए, एज इट इज, डिट्टो, कोई चेंज नहीं है। तो याद रखना कि अब डायरेक्ट तुम्हें एच प्लस कितना आएगा, रूट के इंटू सी, ये कंडीशन के साथ में, ये कंडीशन होता हो। ठीक है, अब दूसरी एप्लीकेशन है वीक बेस के लिए, बी ओ एच ले लिया, बी प्लस ओ एच माइनस, ये सी, जीरो जीरो, सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा सी अल्फा, आगे वाला काम तुम कर दो, एज इट इज करना है। और लास्ट में इधर पता करना है ओ एच आयन कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, कितनी आएगी। तो ओ एच कितना आएगा, सी अल्फा, ओ एच कितना आएगा, सी इंटू अल्फा, और अल्फा की रख देना वैल्यू यहाँ पे। ये तुम्हारा काम है, अभी कर दो जल्दी से। तो ये था वीक एसिड के लिए यूज़ कैसे करना है, उसकी ओसवाल की एप्लीकेशन इस तरह से अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अगर कोई ऐसा एसिड हुआ जिसमें एक से ज़्यादा प्रोटॉन हुए, जैसे इधर वाले में तो क्या था सर, इसमें एक ही एच है, तो एक में तो ऐसे हो गया। फिर अगर किसी में 2 3 ऐसे हुए तो उसको बोलते हैं अपन पॉलीबेसिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीबेसिक एसिड। नाम सुन लो क्या लिखा, पॉलीबेसिक एसिड, है तो एसिड वो, बेसिक क्यों बोला, कितने बेस को न्यूट्रीफाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ड आता है पॉलीबेसिक एसिड। ऐसा होता है पॉली एसिडिक बेस भी होता है, वो बाद में आएगा। तो वर्ड क्या लिखा, पॉलीबेसिक एसिड। क्या होगा, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे। जैसे H2SO4 में कितने, 2, इसमें 3, इसमें, अच्छा इसका आंसर कमेंट करो, इसके अंदर कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग ढंग से पढ़ी है तो तुम आंसर बताओ इसका। H3PO3 में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसमें कितने, 2। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो एग्जांपल लिया है फॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4 का, फॉस्फोरिक एसिड है, एक H प्लस निकला, आंसर देखना क्या लिखा, 3 H थे, 3 में से एक निकल गया, तो ये बना H2PO4 - 1 ऊपर। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया होगा वो है Ka1। अच्छा, अब इसमें से एक और निकल रहा है, अभी क्या, ये H2PO4 - 1 है, उसमें से एक और निकल गया, HPO4 - 2 हो गया और H प्लस निकल गया, तो उसके लिए आएगा Ka2।
दूसरी बार का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, इसमें एक और एच है, तीसरा और निकल गया तो क्या आएगा, Ka3। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, Ka1 ज़्यादा होगा Ka2 से और Ka2 ज़्यादा होगा Ka3 से, ऑलवेज है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा ऑलवेज। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों कि Ka1 ज़्यादा क्यों है Ka2 से हमेशा, बताओ सोचो। अगर तुम्हें पता है तो आंसर कमेंट करो, नहीं पता बता रहा फिर मैं, बताओ। कमेंट कर दिया आंसर। अब याद देखो, Ka1 ज़्यादा क्यों है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझना। इस H3PO4 के अंदर कितने हाइड्रोजन है जो रिप्लेस कर सकते हैं, तीन है, तीन एच है, तीन में से एक निकालना है, और अभी ये न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक है, निकाल दिया। तीन में से एक है, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे है, थोड़े बहुत कोई मांग लेगा, हाँ पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर दूंगा मैं, ठीक है। तीन में से एक निकालना था, निकाल दिया, मतलब इजीली प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस थोड़ा इजी है, गिब्स एनर्जी क्या इसकी नेगेटिव है, तो फॉरवर्ड इजीली हो जाएगा, ठीक। अब कितने बचे इसके अंदर सर, अब इसके अंदर दो प्रोटॉन बचे, दो एच बचे, अब दो में से एक निकालना है, दो में से एक और निकालना है, अब थोड़ा डिफिकल्ट होगा भाई, तीन में से एक निकालना है एक बात, चलो भाई तू भी रख ले, ऐस कर। अब दो में से एक थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और एक और चीज़, अब ये माइनस बन के चुका है, अब नेगेटिव और है, अब तुम किसी नेगेटिव वाला स्पीसीज से H प्लस अलग कर रहे हो जिसको वो अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, डिफिकल्ट होगा, तो तोड़ना डिफिकल्ट होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगी, Ka2 कम हो गया। और अब बेचारे के पास एक ही H बचा है, और वो भी तुम ले लोगे, और ऊपर -2 चार्ज तो आ रहा है, अट्रैक्ट करके रखा है उसको, तो ये प्रोसेस क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, मतलब ये फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी क्या होगी, उन दोनों कंपेरिजन में कम होगी, तो Ka3 और ज़्यादा कम आएगा, तो जो रिएक्शन जितनी ज़्यादा फॉरवर्ड जा रही है उतना Ka1 ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट वाले में तीन एच थे, एक निकालना है, जा तू भी याद कर, तू भी मजे कर, दो में से एक निकाल, डिफिकल्ट हो गया, एक ही था वो भी तुम ले लोगे तो फिर कैसे कैसे लोगे, समझ गया चांस। अब अगर तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐड किया होगा, रिएक्शन को ऐड करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेट के कितना आएगा, K1 K2 K3 के तीनों का मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। ये थी थर्ड एप्लीकेशन, अंडरस्टूड। काम की चीज़ क्या है ये, कि अगर एक से ज़्यादा H प्लस होंगे तो फर्स्ट वाला H प्लस निकालना ईजी है, Ka1 ज़्यादा हो गया, सेकंड थोड़ा डिफिकल्ट है, Ka2 उससे कम होगा, थर्ड और डिफिकल्ट है, Ka3 वैल्यू और कम होगी। इस पे नीट पे क्वेश्चन आ चुका है, मैं कराऊंगा भी भाई की चिंता मत करो। चले आगे, फोर्थ एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करनी है कि मेरे पास दो अलग अलग एसिड है, अब उनको मेरे को चेक करना है कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रोंगर है, दोनों एसिड है, ये है, अब मुझे पता करना है इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है, ज़्यादा स्ट्रोंगर कौन है, तो वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ मतलब क्या है, कौन ज़्यादा H प्लस दे रहा है वो स्ट्रोंगर होगा, तो जिसमें से H प्लस ज़्यादा बन रहे होंगे ये अमाउंट के लिए उसको बोलेंगे सर स्ट्रोंगर है ये। तो कैसे निकालेंगे, उन दोनों की H प्लस कंसंट्रेशन का रेशियो निकाल के, H प्लस कंसंट्रेशन का रेशियो निकाल के पढ़ लेते हैं एक बार। द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, उसी को बोलते हैं अपन रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगी, ए का वन, वन का टू से कंपेयर करना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वन डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ एसिड टू। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, H प्लस आयन टेंडेंसी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ H प्लस आयन फर्निश बाई इट, कि कितने H प्लस दे रहा है। एग्जाम्पल लिया कुछ, दो एसिड है, एक है Ha1 एक है Ha2, Ha1 टूट रहा होगा H प्लस और A1 माइनस में, Ha2 भी टूट रहा होगा H प्लस और A2 माइनस वन में। इस Ha1 का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसको रखा Ka1, इसका जो आएगा एसिड डिसोसिएशन का उसको क्या रखा अपन ने Ka2, और Ka1 कितना आता है C1 अल्फा वन स्कोर, ये कहाँ से आया सोचो, K इज इक्वल टू C अल्फा स्कोर, ये कहाँ से आया, पीछे देखो पीछे, K इज इक्वल टू क्या है सी अल्फा स्कोर, यही तो है, अरे कंडीशन के साथ में लिखा है, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्कोर, वन वन लगा दो, C1 अल्फा वन C2 अल्फा टू, तो क्या लिखा C1 अल्फा वन C2 अल्फा टू स्कोर कोटा। अब क्या करना है, रेटिव स्टैंड निकालने मुझे दोनों की, क्या करूँगा, पहले वाले के H प्लस कितना है वो लिख दो, दूसरे का कितना H प्लस वो लिख दो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, H प्लस, अच्छा लिख दिया अब, H प्लस फर्निश बाय फर्स्ट एसिड डिवाइड बाय H प्लस फर्निश बाय सेकंड एसिड। तो H प्लस कितना बन रहा है, मैंने कहा था फॉर्मूला याद रखना, जब एक एक H हो तो, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला, इसको याद करना, रिमेंबर, अंडर रूट के इंटू सी, एच प्लस कितना आएगा, अंडर रूट के इंटू सी, लिख रखा है क्या, हाँ लिख रखा पीछे, लिख रखा है। तो C1 अल्फा वन था,
C2 अल्फा था, इसकी रखी मैंने वैल्यू, डायरेक्ट लिखा यहाँ पे रूट Ka1 × C। अरे डायरेक्ट वैल्यू रखी है मैंने यहाँ पे, अंडर रूट Ka1 × C1 और नीचे आएगा Ka2 × C2। अब यहाँ पे पूरे स्टेप सब लिखे हुए हैं। ये आ गया रेशियो। अब अगर कंडीशन हो कि C1 C2 की वैल्यू सेम हो, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन अगर सेम हो, तो C1 C2 कट जाएगा सर। C1 C2 कट जाएगा, तो क्या बचा, अंडर Ka1/Ka2। अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जिस एसिड का के वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गर होगा। क्या पता चला, जिस एसिड की K1 वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गर होगा। इसका मतलब काम की चीज़ क्या है, नोट करके लिख दो। फॉर फॉर सेम कंसंट्रेशन, फॉर सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन, हायर के वैल्यू इज स्ट्रॉन्गर एसिड। मतलब जिसकी के वैल्यू हाई होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा दूसरे के कंपैरिजन में। कंपेयर किसका किया अपन ने, वीक और वीक का कंपेयर किया अपन ने, दो वीक एसिड का। समझ गए। तो जिसका के वैल्यू ज़्यादा होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड। कब, कंसंट्रेशन सेम होगा तो कंसंट्रेशन अलग हुई तो ये लगा देना, तो इससे कर देंगे अपन उस केस में आंसर अपन। तो ये क्या थी अपने पास, रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक करना। जब भी चेक करना हो तुम्हें क्या देखना, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में क्वेश्चन के अंदर Ka1 Ka2 वैल्यू देखनी है अलग अलग एसिड की। जिसका Ka1 ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर ट्रीट करना उसको। ठीक। तो ये चार एप्लीकेशन थी ओसवाल्ड एलिसन लॉ की। एसिड के लिए पढ़ लिया, बेस के लिए पढ़ लिया, पॉली बेसिक एसिड के लिए पढ़ लिया, और दो एसिड की या दो बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सेम सेम टू सेम तुम मुझे बताओ। फिफ्थ एप्लीकेशन, रिलेटिव स्ट्रेंथ, थोड़ा लॉजिक लगा देना आंसर मिल जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, कि अगर मेरे को दो बेस कंपेयर करना होगा तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा। सर बेस में ओ OH होता है, बेस में ओ OH आता है, ऊपर भी ओ OH नीचे भी ओ OH, ओ OH की रख दो वैल्यू और उससे कुछ आएगा। तो वो नोट क्या आएगा वो तुम्हें कमेंट करना है। मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा है, फॉर सेम कंसंट्रेशन हायर के इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर एसिड, तुम्हें ये सेम काम किसके लिए करना है, बेस के लिए करना है, और नोट कमेंट कर देना मेरे को। थोड़ा बहुत तुम भी तो मेहनत करो। समझ गए। बेस कंपेयर करना होगा तो इसको इसी की एनालॉजी लगा देना, उससे तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर। अब क्या देखते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसकी ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की, ओडीएल की। क्या लिमिटेशन है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों, पहले पूछा था मैंने, वीक के लिए वैलिड है, स्ट्रॉन्ग के लिए वैलिड नहीं है। और दूसरा, नॉट एप्लीकेबल फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सैचुरेट हो चुका है। रीजन सुनो, स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा कितना होता है, बोलो। सर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा होता है 1। स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस जो भी हो, इलेक्ट्रोलाइट लिख देता हूँ मैं तो। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना होता है, तो अल्फा होता है 1, ऑलमोस्ट 1। तो अगर मैं पानी मिला भी दूंगा, कुछ कर भी दूंगा, तो क्या 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या। हेलो। अरे मैक्सिमम 1 हो रहा है, 100% है, क्या उससे ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता बस, तो इसलिए एप्लीकेबल नहीं है, सीधी सी बात है। वीक में, हाँ वीक में सब बढ़ता रहेगा, अल्फा बढ़ाने बढ़ता है, अल्फा बढ़ता रहता है डाइल्यूशन करने पे, तो इसलिए वैलिड नहीं है। सैचुरेटेड में क्या दिक्कत है, क्योंकि जब सॉल्यूशन पूरा सैचुरेट हो चुका है तो उसमें तुम कुछ और ऐड करोगे, कोई चेंज नहीं आने वाला। अनसैचुरेटेड होगा तब तो कुछ चेंज आएगा। तो दो चीज़ों में ध्यान रखनी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हो गया अपने पास आज का ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ तक टॉपिक कंप्लीट। इसके आगे अपन फिर कंटिन्यू करेंगे, थ्योरीज ऑफ एसिड और बेस पढ़ेंगे, एसिड कितने टाइप के होते हैं, बेस कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं अपन सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे पढ़ा वैसे पढ़ते रहना, एकदम बेसिक से पढ़ा रहो। और इसके बाद में जब बेस तुम्हारा क्लियर हो जाए, क्वेश्चन तो तुमसे ऐसे होंगे चुटकियों में। चलो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ओके बाय टाटा, राधे राधे।